दोस्तों फाइनली आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं हिंदी कोर का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, और प्यारे ये सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जितने सारे मैंने पत्र लेखन, निबंध लेखन, संचार, जनसंचार करवाए हैं मेरे भाई, सारा क्वेश्चनों को आप लोगों को कंप्लीटली कर लेना है, क्योंकि दोस्तों वहां से आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को व्याकरण सेक्शन में जो कुछ भी बताया वो सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो आइए सर आज की पहला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन बताता है सर कि सीरीज के पुष्प को शीत पुष्प क्यों कहा जाता है। अक्सर दोस्तों हमारे जो सीरीज का फूल है भाई, आप लोग देखे होंगे दोस्तों सीरीज का फूल है ना, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हमारा जो सीरीज का फूल है इसके बारे में, तो सीरीज के फूल को शीत पुष्प क्यों कहा जाता है, मतलब शीत पुष्प क्यों कहा जाता है, शीत फूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये शीत ऋतु में ही उगती है, इस कारण से इसे कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, सीरीज का पुष्प सहनशील है भाई। एक दो व्यक्ति होता है दोस्तों जिसके अंदर में बहुत सहनशील होती है। देखेंगे दोस्तों बहुत सारे दुख दर्द आती है फिर भी वो दोस्तों डट कर खड़े रहते हैं, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मेरे दोस्तों दुख आते ही वो दोस्तों क्या करते हैं, जमीन का मिट्टी छूने लगते हैं। तो हमारा सीरीज का जो पुष्प है वह सहनशील है, यह मौसम में आए प्रत्येक परिवर्तन को सहनशील स्वीकार करता है, चाहे धूप आए, बरसात आए, आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, ये सभी मौसमों को दोस्तों, सभी मौसमों को क्या करती है भाई, सामना करती है भाई। क्या करेंगे, सभी मौसमों को या क्या करती है भाई, सामना करती है और अपनी संतुलन बनाए रखता है। और अपने संतुलन को क्या करता है मेरे दोस्तों, बनाए रखता है। वह वसंत के आगमन के साथ खिल जाता है। अब जैसे ही हमारा वसंत का आगमन होती है, हमारा जैसे ही दोस्तों वसंत ऋतु का आगमन होता है, हमारा सीरीज का जो पुष्प है वो खिलने लगते हैं। मतलब हमारा वसंत का आगमन होते ही हमारा सीरीज का जो फूल है दोस्तों वो खिलने लगता है और ग्रीष्म की तपती धूप में भी मस्त बना रहता है। और जैसे वसंत ऋतु का अंत होती है तो हमारे ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ग्रीष्म ऋतु में आप सभी को पता है दोस्तों कि कितना भयंकर तरीके से धूप देते हैं। तो इन धूप में भी दोस्तों वह डट कर वह पर्यावरण का क्या करते हुए सामना करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसके लिए धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि ऋतु परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है। और ऐसा लगता है दोस्तों, हमारे सीरीज का फूल कहता है कि ऐसा लगता है मुझे कि मेरे लिए धूप, वर्षा, आंधी, लू कोई मायने नहीं रखता है। याद रखिएगा, इसलिए इसे शीत पुष्प कहा जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग सीरीज का फूल को हम लोग शीत पुष्प कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को सही ढंग से आप लोगों को देख लेना है भाई। अब आते सर अगला क्वेश्चन, लेखक के मत से दस्ता की व्याख्या परिभाषा के व्यापक परिभाषा क्या है। आइए सर बात करते हैं, लेखक के अनुसार दस्ता केवल कानूनी परिधान नहीं है भाई। दस्ता का मतलब दोस्तों एक दो ड्रेस जो होती है भाई, एक दो पोशाक जैसे होती है, जैसे वकील लोग हमारा अंदर में व्हाइट, बाहर से कोट होगा ब्लैक, है ना भाई। जैसे दोस्तों पुलिस वाले खाकी वर्दी पहनते हैं, इसी तरह से आप लोगों से कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार दस्ता केवल कानूनी परिधान नहीं है, बल्कि इसके व्यापक परिभाषा तो आप व्यक्ति को अपना पैसा चुनने की आजादी ना देना है। कहता है दोस्तों कि हमारा जो दस्ता है ये केवल कानूनी परिधान नहीं है, बल्कि इसकी व्यापक परिभाषा तो व्यक्ति को अपना पैसा चुनने की आजादी ना देना। पैसा चुनने का आजादी मतलब होता है दोस्तों, पैसा का मतलब होता है व्यवसाय। आप कौन सा कैटेगरी का वर्क कर रहे हैं, आप कौन सा कैटेगरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को अपना पैसा चुनने का आजादी ना देना। सामाजिक दस्ता की स्थिति में कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा तय किए गए व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने को विवश होना पड़ता है। और कहा जाता है दोस्तों सामाजिक दस्ता की स्थिति में कुछ व्यक्ति को दूसरे लोगों के द्वारा तय की गई व्यवहार और कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। और हमारे समाज में दोस्तों आज एक दो व्यक्ति ऐसे आ चुकी है मेरे दोस्तों जो अपना दादागिरी, अपना बॉसगिरी दिखाते हैं और मेरे दोस्तों जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उस पर शोषण करते हैं और कमजोर व्यक्ति को, है ना, ताकतवर व्यक्ति जो बोलते हैं उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। ठीक है, अपनी इच्छा के विरुद्ध पैतृक पेशों अपनाने पड़ते हैं। और दोस्तों कहा गया कि अपनी इच्छा के विरुद्ध
अपनी इच्छा के विरुद्ध, मतलब मेरा इच्छा है कि मेरे बाप दादा जो नहीं किए हैं, मेरे बाप दादा जो करते हैं वो काम मुझे पसंद नहीं है, मैं जो चाहूँ वो मैं करूँ। लेकिन मेरे दोस्तों एक दो ऐसे इंसान होते हैं जो उस पर दबदबा बना कर रखते हैं, उस पर दबाव डाल कर रखते हैं भाई। समझ गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सर, भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो मैं करवा रहा हूं दोस्तों, ये टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही दोस्तों ये हमारा समाप्त हो जाएगी, मैं चाहता हूं मेरे भाई कि आप लोगों का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे दोस्तों पहलवान का ढोलक, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे दोस्तों भक्तिन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगी, मैं हर एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगी दोस्तों, मैं वो आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो लेखिका को स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता है। कहता है दोस्तों कि लेखिका जो हमारा है, भक्तिन कहती है कि स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। किंतु उसने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुड़ाए, सीधे लोग सिर मुड़वा कर तीर्थ करने गए। सिर मुड़वाना का मतलब दोस्तों, मैं सीधा सीधा बात कहना चाहूँगा, हमारा लेखिका ये कहना चाह रही है कि हमारा औरतों का अगर सिर मुड़वा दें यानी टकला कर दें तो ये सही नहीं दिखता है। मेरे दोस्तों टकला की तो दूर की बात, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर किसी भी लड़की का बाल छोटा है तो मेरे दोस्तों उसका चेहरा देखकर लगता है मेरे दोस्तों कि वो मर्द की पहचान है ना भाई। कोई कोई स्टाइलिश में छोटे छोटे लड़के की तरह बाल रखते हैं, देखेंगे दोस्तों कि वो उनका जो चेहरा है वह लड़का की तरह नजर आता है। इसलिए लड़का के अंदर में दाढ़ी और लड़की के अंदर में बाल, ये मायने रखता है दोस्तों उनकी खूबसूरती का। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो लेखिका को स्त्रियों को सिर मुड़वाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। किंतु उसने शास्त्र का उदाहरण देते हुए, किंतु दोस्तों वो जो है शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुड़वाएं, सिद्ध लोग सिर मुड़वाकर तीर्थ करने गए। यानी दोस्तों जब हम लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं भाई, तो हम लोगों का सिर मुड़वाना पड़ता है। जैसे दोस्तों मुस्लिम अगर आप में से कोई है तो देखिएगा, मुस्लिम फैमिली में एक परंपराएं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहे हैं तो उनका बाल दोस्तों, उनका सिर क्या होता है भाई, मुड़वाना पड़ता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों हिंदू धर्म में एक परंपराएं बनी हुई है कि अगर कोई तीर्थ जाते हैं तो उसे मुड़वाना पड़ेगा बाल। इसलिए दोस्तों भक्तिन कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। उदाहरण लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र को सुविधा से सुलझा लेने के लिए दिया है। और इसके बारे में दोस्तों मैं चैप्टर वाइज में जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा तब मेरे दोस्तों मैं वहां पे आप लोगों को बेहतर तरीके से और बताने की प्रयास करूंगा। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है भाई, ठीक है ना, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। मैं आप लोगों को वहां पे भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को हर एक वो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जो आपके पेपर के रिगार्डिंग दोस्तों क्या हो रही भाई इंपॉर्टेंट है। आप बात करते सर क्वेश्चन नंबर 10 पे, कभी बादलों को किस रूप में देखता है। अब हमारा जो कवि है दोस्तों वो बादलों को किस रूप में देखता है, आइए बात करते हैं। कभी बादलों को क्रांति दूत के रूप में देखता है। बादलों को देखना हमारा लेखक का दोस्तों क्या होती है भाई, तो बताएंगे सर क्रांति रूपी, है ना भाई। क्रांति का मतलब एक तरह का देखा जाए दोस्तों युद्ध की तरह। तो कभी बादल को क्रांति दूत के रूप में देखता है। बादलों का आगमन सभी वर्गों के लिए हर्ष का कारण होता है। मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, जब बादल बरसती है तो वो कहता है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए बरस रहा हूं, मैं सिर्फ मुस्लिम के लिए बरस रहा हूं, मैं सिर्फ सिख के लिए बरस रहा हूं, मैं सिर्फ ईसाई के लिए बरस रहा हूं। नहीं मेरे दोस्तों, बादल जब भी बरसते हैं वह हर्ष के साथ सभी व्यक्तियों के लिए, सभी वर्गों के लिए एक साथ बरसती है। क्रांति का आगमन शोषित वर्ग के हित में होती है और क्रांति का आगमन जो होती है दोस्तों, क्रांति का आगमन जो होती है दोस्तों वो शोषित वर्ग के हित में होती है। शोषित मतलब जिस पर ज्यादा दोस्तों टॉर्चर किया जाए उसे हम लोग शोषित बोलते हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि हमारी जो क्रांति है ना भाई, क्रांति का आगमन ये शोषित वर्ग के हित में होता है भाई। ये मेरे दोस्तों आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है भाई, ठीक ना। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका
और लुटेन सिंह पहलवान का ढोलक जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में और फाउंडेशन कोर्स के अंदर में जितने सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, याद रखिएगा भाई, जितने सारे क्वेश्चनों को मैंने कवर करवाया हूँ दोस्तों, उन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को कंप्लीटली कर लेना है आपका पहलवान का ढोलक। क्योंकि दोस्तों पहलवान का ढोलक, भक्तिन और इसके बाद दोस्तों बादल राग, ये कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से दोस्तों भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अब आते हैं सर, लुट्टन पहलवान का कोई लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि मेरा ढोलक है। लुट्टन पहलवान लुट्टन सिंह दोस्तों ये क्यों कहता होगा कि बेटा मेरा कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरा सिखाने वाला एकमात्र मेरा ढोलक था, मुझे सिखाने वाला एकमात्र मेरा क्या था, ढोलक था। क्यों कहा था वह आपसे पूछा गया। तो लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था, बिल्कुल भाई, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन छपेगा भी आपके पेपर में। लुट्टन पहलवान का कोई भी गुरु नहीं था। वो मेरे दोस्तों जब ढोल बजते थे तो उसके अंदर में उसके अंदर में दोस्तों एक तरह का जोश आते थे भाई, चकधा गिरधा दिग्धनादिन धा, है ना भाई। इससे क्या होते थे, उसको एक अजीब सा दोस्तों क्या होते थे, अंदर में जोश आते थे और वो जब भी किसी से लड़ाई करते थे वो आसानी से दोस्तों उस ढोलक की आवाज को सुनकर जीत जाते थे। तो लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था बल्कि वह ढोलक की आवाज के आधार पर ही अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा लेता था। वो ढोलक की आवाज को वो अपने आप को शक्ति समझते थे कि ढोलक की आवाज मेरे लिए क्या भाई, शक्ति है। ढोलक की आवाज क्या भाई, मेरे लिए शक्ति है, ठीक है। वह स्वयं भी ढोल की आवाज के आधार पर कुश्ती लड़ता था और वो स्वयं भी ढोल की आवाज के आधार पर कुश्ती लड़ता था और अपने पुत्र और शिष्यों को ढोल की आवाज पर ही पूरा ध्यान देने के लिए प्रेरित करता था। कहता बेटा और मेरे जितने सारे शिष्य हैं, मेरे जितने सारे चेला है, अगर आप भी चाहते हो कि मुझे एक पहलवान बनना है, एक अच्छा सा पहलवान बनना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपका ढोल के ऊपर। बाकी दोस्तों सिखाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है और सिखाने वाला भी अगर आ जाएंगे तो उतना बेहतर तरीके से आपको नहीं सिखा पाएंगे जितने बेहतर तरीके से आपको ढोलक सिखा देंगे। इसलिए ढोलक की आवाज़ों को देखिए और जैसे चकधा गिरधा बज रहा था मैं, तो हमारे लुट्टन सिंह को लग रहा था कि आओ भिड़ जाओ, आओ भिड़ जाओ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो वह स्वयं भी ढोल की आवाज के आधार पर कुश्ती लड़ता था और अपने पुत्रों और शिष्यों को ढोल की आवाज पर ही पूरा ध्यान देने के लिए प्रेरित करता था। वह दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम करता था। अब जैसे दोस्तों एक अखेड़ा होता है, इस अखेड़ा में दोस्तों दो कुश्तीबार होती है, तो जैसे ही हमारा लुट्टन सिंह दोस्तों हमारा अखेड़ा में उतरते हैं भाई, कहाँ पे हमारा अखेड़ा में जैसे ही दोस्तों उतरते हैं तो सबसे पहले वो ढोल को प्रणाम करते भाई। क्या मेरे भाई, सबसे पहले वो हमारा ढोल को प्रणाम करते भाई। कौन से ढोल को, जिससे ढोल से उनको शक्तियां मिलती थी, ठीक है। इसी कारण उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि मेरा ढोलक है भाई। इसलिए उसने कहा होगा कि मेरा कोई सिखाने वाला नहीं है बल्कि मेरा ढोलक है भाई, मेरा ढोलक ही मेरा गुरु है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से, बड़ी प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्या कहने के लिए आप लोगों को संबोधित कर रहा था। अगला क्वेश्चन बात करते सर, रस अच्छे पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं को इंगित करता है। तो कृषक मतलब किसान के द्वारा उत्पन्न रस कुछ दिन बाद समाप्त हो जाता है, किंतु कविता से उत्पन्न रस कविता में सदैव बना रहता है। मेरे दोस्तों आज हमारा किसान भाई खेत में दाना डालते हैं, दाना डालने के बाद उस दाने से पौधे निकलते हैं, पौधे निकलने के कुछ दिन बाद उससे हमें फल मिलता है और फल मिलने के बाद एक समय ऐसी आती है दोस्तों कि पेड़ पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, उसकी रस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों हमारा लेखक कहते हैं कि कवि हमारा कविता एक ऐसी रस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं भाई। जी बिल्कुल सही कहा, आज हम पढ़ रहे हैं, कल आप पढ़ रहे हैं, कल आने वाले हमारे बाल बच्चे भी पढ़ेंगे, तो क्या हो रहा है भाई, कविता का जो रस होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आता है। यस यू नो। तो कवि कृषक के द्वारा उत्पन्न रस कुछ दिन बाद समाप्त हो जाता है, किंतु कविता से उत्पन्न रस कविता में सदैव बना रहता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, सदैव बना रहता है।
काव्य का रस समय की चोट से ना तो समाप्त होती है और उसके रस के अवसाद में कोई परिवर्तन होता है, और कविता के द्वारा रचा गया रस समय की चोट से ना तो समाप्त होती है, और दोस्तों कहता है कि कवि के द्वारा लिखा गया कविता का रस समय के साथ कभी भी समाप्त नहीं होती है, लेकिन दोस्तों हमारा जो बीज है वह समय के साथ उसके रस समाप्त होते जाते हैं, है ना भाई। आगे कहता है कि वह कम भी नहीं होता है, और कविता का जो रस होती है वह कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो कविता का जो रस है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भाई। क्या? दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अतः इसी आधार पर कवि ने उसे अक्षय पात्र कहा है। इसलिए दोस्तों कवि ने उसे क्या कहा भाई? अक्षय पात्र कहा है। आशा कर रही हो रे भाई अमर बहन कि तोहनी अमर बतवा बुझल पा रही। उम्मीद करी हो रे दादा अमर दीदी कि तोहनी अमर बतवा बुझल पा रही। और हाँ, याद रखिए दादा, जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूं आंख बंद करके दोस्तों आप लोगों को रीड कर लेना भाई। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गौर से थोड़ा देखेंगे कि पेट की आग का सामान ईश्वर यानी राम, भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह कथन सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत से हमें उत्तर दें। अब देखिए दोस्तों, भक्ति टॉपिक से यह लिया गया है, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है? चर्चा करना है। तुलसी राम भक्त है भाई। तुलसी क्या भाई? राम भक्त है। कोई कोई व्यक्ति होते हैं दोस्तों जो पूरी तरह से क्या होते हैं भाई? राम भक्त होते हैं। क्या मेरे भाई? जो पूरी तरह से भक्त होती है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो तुलसी राम भक्त है, वह राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है। वह राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है। फिर से सुनिए मेरे भाई कि तुलसी राम भक्त है, वह राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है और उसका ईश्वर भक्ति बता रहे हैं, और इसका ईश्वर भक्ति बता रहे हैं। इस समय का युग सत्य यह नहीं हो सकता, क्योंकि आज का युग धार्मिक नहीं है, आर्थिक है। बिल्कुल भाई सही कहा। एक समय था दोस्तों कि पहले लोग जो है धर्म पर विश्वास करते थे, आर्थिक पर नहीं। आर्थिक का मतलब होता है अपना पैसा, अपना बिजनेस, अपने काम धंधा को हम लोग बिजनेस पैसा कहते हैं दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों कि आज के लोग पैसा के वजह से अपने धर्म को भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भाई, है ना भाई? एकदम बिल्कुल भाई सही बात बता रहा हूं। पैसा की वजह से आज लोग अपने धर्म को भी दोस्तों बदलने के लिए तैयार है। जी हाँ, लोगों को आज चाहिए मेरे भाई क्या? पैसा, क्योंकि पैसा से ही सब कुछ हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वही हमारे यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिमाइंडर करा रहा हूँ, सुनिएगा कि तुलसी राम भक्त है भाई। तुलसी जी हमारा जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से क्या है भाई? तो राम भक्त है भाई। तुलसी क्या है भाई? प्रॉपर तरीके से राम भक्त है, ठीक है। वह राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है। वह राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है। जैसे दोस्तों मुस्लिम लोग अल्लाह के महिमा का वर्णन करते हैं, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों वह राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहा है और उसका ईश्वर भक्ति बता रहे हैं, और उसका ईश्वर भक्ति बता रहे हैं। इस समय का युग सत्य यह नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रहे कि आज का युग सत्य नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात बता रहा भाई। आज लोग जो है भाई, दो को अगर सही बोल रहा है तो 10 को मेरे दोस्तों झूठ बोल रहे हैं। वही कह रहा है इस समय का युग सत्य नहीं है, हो सकता है, क्योंकि आज का युग धार्मिक नहीं है भाई। आज का युग मेरे दोस्तों धार्मिक नहीं है। एक समय था जो हमारा धर्म के आधार पर चलते थे, लेकिन आज का युग की अगर हम बात करें तो ये हमारा धार्मिक नहीं है, आर्थिक है, पैसा कमाने का युग है आज। अर्थ के लिए राम कृपा की नहीं, बल्कि संघर्ष की आवश्यकता है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के द्वारा नए नए तकनीकों से उद्योग धंधे खड़े करना ही आज का आवश्यकता है भाई। आज दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? विज्ञापन के माध्यम से आज हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? विज्ञापन के माध्यम से नए नए उद्योगों को खड़े कर रहे भाई। और दोस्तों हम लोग बता रहे क्या कि आज का युग कोई धर्म का युग नहीं, बल्कि दोस्तों आज का युग अगर कोई है तो वह है आर्थिक युग। क्या बताएंगे सर? आज का अगर कोई युग है तो वह हमारा आर्थिक युग है भाई। क्या बताएंगे सर? आज का अगर कोई युग है तो वह हमारा आर्थिक युग है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बड़ी शानदार तरीके से, बड़ी प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट पे आते हैं सर।
क्वेश्चन कहता है कि जहां पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? देखिए दोस्तों, जहां पे हमारा दाना छिड़काएंगे भाई, आज हम भी मेरे दोस्तों चावल लिए और दोस्तों हम लोग छिड़काना शुरू कर दिए, तो देखिए दोस्तों बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं, तरह तरह के दोस्तों देखिएगा पशु पक्षी आ जाते हैं उसे खाने के लिए। तो हमारे कवि ने ऐसा क्यों कहा कि जहां पे दाना है वहीं पे नादान है। नादान का मतलब छोटे छोटे बच्चे भाई, ठीक है। तो संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी रहते भाई। हमारे जो वर्ल्ड है भाई, यहाँ पे देखिए शिक्षित लोग अशिक्षित लोग दोनों साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कहते ना भाई कि देखो हमारे गांव में 10 को व्यक्ति है, 5 को पढ़ा लिखा है, 5 को अनपढ़ है, तो अनपढ़ को बाहर फेंक दो, नहीं बोलते ना भाई। वो अनपढ़ लोग ही हम लोगों को मेरे दोस्तों तमाचा लगाएंगे, जब कहेंगे कि पढ़ लो लिख लो आगे काम आएगा, वही व्यक्ति दोस्तों हमें तमाचा लगाते हैं। तो संसार में ज्ञानी अज्ञानी, नॉलेजेबल और दोस्तों अननॉलेजेबल दोनों व्यक्ति रहते हैं। सबका अपना अपना चिंतन होता है मेरे दोस्तों, पढ़ा लिखा का अलग से चिंतन, और जो पेठल्ला पेटूराम की तरह बैठा हुआ है, जिनको पढ़ाई लिखाई से ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उनका भी दोस्तों एक अपना चिंता होती है। दाना व नादान की स्थिति तुलना में होता है, और ज्ञान और अज्ञान है ना भाई, ज्ञान और अज्ञान की जो तुलना किया गया है, दाना और नादान की स्थिति तुलना में होती है। अतः सापेक्ष अवस्था में ही ज्ञान व अज्ञानी का निर्धारण होता है, और सापेक्ष अवस्था में ही ज्ञानी व अज्ञानी का निर्धारण होता है। ना कोई ज्ञानी है और ना कोई अज्ञानी है, ज्ञानी के पास भी अज्ञान है, अतः वे सदैव ज्ञान की खोज की। अब दोस्तों देखिएगा, आज लोग क्या रहे हैं भाई, जो ज्ञान है ना भाई, जो ज्ञान है, जिनका नॉलेज है भाई, वो आज भी दोस्तों अज्ञानी है भाई। क्यों? देखिए दोस्तों कितना सुंदर बात कहा है, जो ज्ञानी है वो भी दोस्तों आज अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह इतना कुछ जानने के बावजूद भी वह नए नए तरह की खोज करते रहते हैं भाई। तो हम लोग क्या किए भाई, हम लोग अज्ञानी बन गए, ज्ञान होते हुए भी हम लोग अज्ञानी बन गए, है ना। पढ़कर भी हम लोग अनपढ़ रह गए। कोई भी बता रहा है कि हमारे जो ज्ञानी है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, वो भी अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह नए नए चीजों के आविष्कार पे लगे हुए हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो व्यक्ति अज्ञानी है वह व्यक्ति भी ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अनपढ़ है वह पढ़ने की कोशिश कर रहा है भाई, समझ रहे। तो ज्ञानी के पास भी अज्ञान है, अतः वे सदैव ज्ञान की खोज की ज्ञान राशि रहती है। अतः कवि ने यह इसलिए कहा होगा, दोनों की बस्ती कोई अलग अलग नहीं होती है, और दोनों का बस्ती अलग अलग नहीं होता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों का बस्ती एक ही जगह पे होता है। क्या बताएंगे सर? दोनों की जो बस्तियां होती है वो अक्सर दोस्तों हम लोग का एक ही जगह पे होती है। अब आते हैं सर अगला कि उड़ने और खिलने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनाता है भाई? उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बताते हैं भाई? तो कवि ने चिड़िया के उड़ने व फूल के खिलने के समान कविता के उड़ने का और खिलने का वर्णन क्या है? दोस्तों उड़ने का मतलब कौन उड़ेगा भाई? चिड़िया। खिलने का मतलब कौन खिलेगा भाई? पुष्प, हमारा फ्लावर खिलेगी, है ना। तो कवि ने चिड़िया के उड़ने व फूल के खिलने के समान कविता के उड़ने व खिलने का वर्णन क्या है? मतलब दोस्तों हमारे जैसे पक्षी उड़ जाती है भाई, है ना, फूल हमारा खिल उठते हैं, इसी तरह से हमारे कविता में हमारे कवि ने दोस्तों उड़ने और खिलने का वर्णन करता है कविता को। कविता जब देश की सीमाओं को लांघ कर जाती है दोस्तों, जब हमारे देश के अलावा अन्य देश में भी हमारे कवि द्वारा लिखे गए कविता को पढ़ा जाता है, वही कह रहा है कि कविता जब देश की सीमाओं को लांघ कर जाते हैं, लांघ कर मतलब फांद कर, यानी दोस्तों उड़ कर जाते हैं, है ना, तब कवि उसे उसका उड़ना मानता है। जब हमारे देश के अलावा विदेशों में भी दोस्तों हमारे कविता का गुणगान होती है, तब उसे दोस्तों कवि ने उसे उड़ना मानता है। कविता सुनकर या पढ़कर जब श्रोता या पाठक आनंद से खिल उठता है, तब कवि उसे कविता का खिलना मानते हैं। और बताते हैं दोस्तों कि जैसे ही हमारा कोई भी पाठक उस हमारे कविता को पढ़ते हैं, तो दोस्तों पढ़ने के समय उसका मन दोस्तों आनंद आती है और वो खिल उठते हैं। तो इसकी तुलना उन्होंने पुष्प से किया है भाई। किसकी तुलना? तो इसकी तुलना दोस्तों उन्होंने पुष्प से किया है। एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा। तब कवि उसे उसका उड़ान मानता है। कभी सुनकर या पढ़कर, कोई भी दोस्तों हमारा कविता होती है भाई, कविता को सुनकर या हम लोग
पढ़कर श्रोता या पाठक आनंद से खिल उठता है, तब कवि उसे कविता का खिलना मानता है। तब कविता में दोस्तों उसे क्या मानता है भाई? कवि उसे खिलना मानते भाई, खिलौना नहीं, खिलना मानते हमारा फ्लावर की तरह। पक्षी एक समय तक ही उड़ सकता है भाई, पक्षी मेरे भाई क्या है? एक समय तक ही उड़ सकता है, तथा फूल खिलकर समाप्त हो जाती है। फूल खिले भाई 2-4 दिन के बाद देखिएगा फूल मुरझा जाते हैं, ऐसे है ना भाई। पक्षी दोस्तों हमारे एक समय आती है कि पक्षी भी दोस्तों बूढ़े हो जाते हैं, और एक समय ऐसे जाते को दोस्तों वो मृत्यु के घाट में उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे कवि ने इसकी तुलना कैसे किया है, गौर से सुनेगा कि पक्षी तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, इस कारण से मेरे भाई हमारा वहाँ पे काम चल रही थी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो पक्षी एक समय तक ही उड़ सकते भाई, जो हमारा पक्षी है वो एक ही समय तक दोस्तों क्या कर सकते भाई? उड़ सकते भाई। जो पक्षियां हैं वो एक ही समय उड़ सकते हैं, तथा फूल खिलकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता है भाई, वह अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान को कायम रहता है। आज भी दोस्तों जयशंकर प्रसाद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या प्रेमचंद हो, इनके द्वारा लिखा गया कविता को दोस्तों आज भी हम लोग इसका गुणगान गाते हैं, यस नो। लेकिन एक समय में दोस्तों पुष्प जो है खिलते हैं, 2-4 दिन के बाद मुरझा जाते हैं। एक समय आते हैं दोस्तों जो पक्षी दिन प्रतिदिन उड़ते जाते हैं, एक समय आते हैं पक्षी बूढ़े हो जाती है और वो भी दूसरी दुनिया से चल जाते हैं। लेकिन कहा गया है हमारे कविता में कि जो हमारे कवि कहते हैं दोस्तों कि कविता एक ऐसी हमारा संसाधन है दोस्तों जो मरते दम तक, ये दुनिया जब तक कायम रहेगी तब तक लोग इसे गुणगान गाते रहेंगे। वह फूल के समान स्वरूप आकार, ध्यान से देखेंगे, वह फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है। उसका खिलना एक समय के लिए नहीं होता है, बल्कि वह भी सदियों तक खिलकर लोगों के हृदय को आनंदित करती है। इसलिए उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग जितना भी तारीफ करें दोस्तों उतना कम है। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 16 नंबर में। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरत हो जाती है भाई। आपसे पूछा गया कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। शिरीष के फूल कोमल होते हैं भाई, जो हमारा शिरीष का जो पुष्प होता है वह पूरी तरह से क्या होता है मेरे दोस्तों? कोमल होते हैं भाई। फिर से सुनिए, शिरीष का जो पुष्प है दोस्तों वो क्या होता है भाई? कोमल होता है भाई, ठीक ना। तो शिरीष के फूल कोमल होते हैं, ये केवल भौरों को पैरों का कोमल भर ही सहन कर सकते हैं। और कहा जाता है दोस्तों ये केवल भौरों को पैरों, मतलब दोस्तों भौरे एक देखे भाई जो सुबह सुबह कू कू करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सर भौरा। तो भौरा का जो पैर है ना दोस्तों, भौरा का जो लेग है भाई, पक्षी का जो दोस्तों लेग होते है भाई, है ना, पक्षी का जो हमारा लेग होती है ना दोस्तों, वो पक्षी के लेग को ही दोस्तों ये हमारे जो हमारा शिरीष का पुष्प है उसी के भार को दोस्तों वह सहन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अदर पक्षी आ जाए तो वह शिरीष का पुष्प पूरी तरह से टूट कर गिर जाएंगे जमीन पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, शिरीष के फूल कोमल होते हैं, ये केवल भौरों को पैरों का कोमल भर ही सहन कर सकते हैं। इस पर पक्षियों का भार असहनशील हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था पाकर ये तुरंत टूटकर जमीन पर आ गिरते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की अवस्था पाकर ये तुरंत टूटकर जमीन पर आ गिरते हैं। किंतु यही शिरीष के फूल अपने वृंत से इतने मजबूत जुड़े रहते हैं। वृंत का मतलब दोस्तों जैसे हमारे पास पुष्प होती है, ये डालियों के साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं, ये मजबूती के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ रहता है।
किंतु यह सीरीज के फूल अपने वृत्तांत से इतने मजबूती से जुड़े रहते हैं कि नए फूलों के आ जाने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ता है। और कहता है दोस्तों वो अपने डालियों के साथ, अपने वृत्तांत के साथ इस तरह से दोस्तों मजबूती से जुड़े रहते हैं कि अगर बाहरी से कोई अगर कोई अदर पुष्प के दोस्तों खिल उठते हैं तब भी दोस्तों वो अपने जगह से हटते नहीं है। वे अपने अंदर की कोमलता को बचाने के लिए ऐसे कठोर बन जाते हैं। और कहता है दोस्तों वो अपने अंदर की कोमलता को बचाने के लिए वो अंदर से दोस्तों क्या हो जाते हैं भाई, कठोर हो जाते हैं। वो अंदर से क्या हो जाता है मेरे भाई, तो कठोर हो जाते हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। और बताते हैं दोस्तों कि इससे स्पष्ट होता है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होता है। ये तो सर आपका हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होता है, इसके बारे में वर्णन करें। तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यारा तरीके से एक एक करके बताया हूं भाई। आपके एग्जाम में अगर बात करें दोस्तों तो ऐसा ही प्रश्न आगे, एकदम दोस्तों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना भाई। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आंख बंद करके आप लोगों को कर लेना भाई, ठीक है ना। और एग्जाम से पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक महा मैराथन क्लास दूंगा, वो महा मैराथन क्लास को दोस्तों आप लोगों को कंप्लीटली कर लेना भाई, ठीक है ना।